हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं अंकुर बबेले एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं अपना सैंपल पेपर लेकर। सैंपल पेपर के माध्यम से हम अपनी तैयारी को और धारदार और काटदार कर रहे हैं। इस पेपर में हम अपनी तैयारी की धार को और तेज करेंगे। हमसे जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं उनको हम सुधार करेंगे, अपनी प्रैक्टिस और करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे कि हमसे कहां गलतियां हो रही हैं, क्या हमारा स्ट्रांग पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस पेपर के अंदर कि कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं और हम क्या क्या इनके अंदर देखेंगे, उनके कैसे हम उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। फिर आपको भी ये काम करना है कि एक बार वीडियो देखने के बाद कॉपी उठाना है, प्रश्न लिखने हैं और उनके उत्तर लिख के आपको फॉर्मेटिंग मतलब उनको सही तरीके से लिखने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर में वही फिर आपको फिर से निर्देश मिलने वाले हैं, जैसा कि हर एक पेपर के अंदर मिलते हैं तो वैसे ही निर्देश मिलेंगे। यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। इसमें कुल 13 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ में 1 से 5 तक क्या होंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका नंबर क्या होगा? 2 अंक का होगा हर एक प्रश्न, मतलब 10 नंबर के यहां से मिलेंगे। शब्द सीमा 40 शब्दों में। खंड ब प्रश्न संख्या 6 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न की अंक संख्या जो होगी, अंक जो होंगे वो 3 होंगे और शब्द सीमा जो होगी वो 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए। खंड सा जो है उसमें संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इन प्रश्नों में प्रत्येक उत्तर 120 शब्द से अधिक का नहीं होना चाहिए। खंड दा प्रश्न संख्या 11 और 12 ये केस आधारित मतलब घटनाक्रम आधारित प्रश्न होने वाले हैं। खंड या प्रश्न संख्या 13 मतलब इसमें जो प्रश्न संख्या होगी वो 13 मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे। ये 3 अंक का होगा। इसके 2 भाग होंगे। पहला भाग इतिहास का होगा, दूसरा भाग भूगोल का होगा। इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण रूप से कोई विकल्प नहीं है। हालांकि प्रश्नों के हल हेतु कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, प्रश्न के अंदर ही दिए गए हैं वो। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड में अलग अलग निर्देश आपको दिए गए हैं, तो उन निर्देशों का पालन करते हुए हमको अपने उत्तर को लिखना है या अपने पेपर को हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहला प्रश्न जो होगा वो अति लघु उत्तरीय टाइप का होने वाला है। अति लघु उत्तरीय टाइप के आपके टोटल 5 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न का नंबर 2 होगा। तो आपके अति लघु उत्तरीय टोटल वेटेज कितना गेन करेंगे, मतलब अधिकतम कितने नंबर का हो सकता है? अति लघु उत्तरीय 10 नंबर अधिकतम इसमें हो सकते हैं। इसमें 10 में 10 लोग लाते हैं, आप भी ला सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी पर गांधी जी के विचार क्या थे, ये आपको बताना है। महिलाओं ने जुलूस पे हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की पैकेटिंग भी की। परंतु गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी मां, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही महिला का असली कर्तव्य है। इसलिए कांग्रेस ने भी महिलाओं को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया है। आप ये नहीं भी लिखेंगे ये वाली लाइन तो चलेगा, यहां तक आप लिखेंगे तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। तो ये इसमें गांधी जी का जो विचार था क्या है वो आपको लिखना था कि गांधी जी का मानना था कि वो क्या हो जाए, घर चलाए, चूल्हा चौका संभाले, अच्छी मां अच्छी पत्नी बने, यही क्या है महिलाओं की प्रमुख भूमिका है, ऐसा उनका मानना हुआ करता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग बड़े उद्योगों के आधारभूत उद्योग हैं, कथन की पुष्टि करना है। लोहा तथा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर बनाना है, सरिया का हो गया, या मशीनें बनानी है तो वो भी, क्योंकि दूसरे उद्योगों की मशीनें भी किससे बनेंगी? लोहे से और इस्पात से बनेंगी। ये पोत निर्माण तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, औद्योगिक विकास की रीढ़ कहलाते हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। लोहे तथा इस्पात का उपयोग लगभग सभी उद्योगों में निर्माण कार्य हेतु होता है। निर्माण सामग्री, रक्षा सामग्री, चिकित्सीय, दूरभाषिक, वैज्ञानिक उपकरण आदि लोहा एवं इस्पात उद्योग की देन है। तो लोहा इस्पात उद्योग को हम आधार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जितनी भी मशीनरी होती है, दूसरे उद्योग जो खड़े हो पाते हैं उनमें मशीनरी किससे बनती है? लोहा इस्पात से। और कई सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी काम करता है। तो हम ऐसा इस पे लिख देंगे भाई, क्या होगा, कैसे होगा, ये पूरी बातें कुछ 2-4 पॉइंट के अंदर हम इसमें डाल देंगे कि आधार प्रदान करेगा, पोत निर्माण तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, औद्योगिक विकास की रीढ़ कहलाता है, भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त खनिज में या लोहांश युक्त लौह अयस्क में क्या है? धनी है। लोहा तथा इस्पात का उपयोग लगभग सभी उद्योगों में निर्माण कार्य में होता है। निर्माण सामग्री, रक्षा सामग्री, चिकित्सीय, दूरभाषिक, वैज्ञानिक उपकरण आदि लोहा एवं इस्पात उद्योग के उनकी देन हुआ करते हैं। तो ये ऐसा उत्तर लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है?
तो उसमें तो ये पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। लेकिन फिर भी चूंकि इन्हें 40 शब्द बोला है, थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। दो देशों में सत्ता आमतौर पर मुख्य दो दलों के बीच बदलती रहती है ना, कुछ देशों के अंदर सत्ता जो है वो मुख्य तौर पर दो दलों में बदलती रहती है। अनेक पार्टियां हो सकती हैं, है ना, वहां कई पार्टियां होंगी, लेकिन बार बार आप देखेंगे दो ही पार्टी में सत्ता बदलती है। वे चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है। तो बस ये हम यहां लिख देंगे। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बात लिख देंगे तो और ठीक हो जाएगा, मतलब नंबर काटने की कोई गुंजाइश यहां पर नहीं होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या कहता है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या अधिक वृद्धि क्यों नहीं है, बैंकों की संख्या में अधिक वृद्धि क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए ना। बैंक संख्या में जो वृद्धि है उसको क्यों आवश्यक है, उसको स्पष्ट करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि साहूकार ब्याज की ऊंची दर लेते हैं। साहूकार अपना पैसा वापस लेने के लिए अनुचित संसाधनों का या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज होना चाहिए। सस्ता कर्ज उत्पादन की लागत में कमी करता है। सस्ते ऋण से किसानों के पास अधिशेष मतलब लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये दो कारण हैं जिनके कारण से क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की संख्या में वृद्धि बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण साधन है, कथन की पुष्टि कीजिए। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। प्राकृतिक गैस को ऊर्जा के एक साधन के रूप में पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना गया है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है या ईंधन कहलाता है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बातें इस पे लिख दी, तो ये वाला उत्तर भी क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि भाई प्राकृतिक संसाधन क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करती है तो प्रदूषण नहीं करेगी, तो ये वर्तमान शताब्दी का इसको ईंधन माना गया है। तो ये हमारे अति लघु उत्तरी यहाँ पर 5 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब अगले आते हैं यहाँ पर कि हम लघु उत्तरी पर बात करेंगे। 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सभी 3-3 नंबर के होंगे, मतलब 9 नंबर की चर्चा हम आगे अभी अगले 3 प्रश्नों में करने वाले हैं। प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है, व्याख्या कीजिए। अथवा इसके ऑप्शन में एक और प्रश्न है, आधुनिक करेंसी विनिमय के माध्यमों से क्यों स्वीकार की जाती है जबकि उसका अपना कोई उपयोग नहीं है, कारण बताइए। तो सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है उसकी व्याख्या करते हैं, फिर हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। वैश्वीकरण विभिन्न देशों में, है ना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं तो उनका परिणाम है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ना, इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश, है ना, 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। जब कंपनी जाएगी एक जगह से दूसरी जगह तो विदेशी व्यापार में तो स्वाभाविक है कि वृद्धि होगी। विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जिसे भारत में फोर्ड मोटर्स कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कल पुर्जों का भी निर्माण करता है। कारखानों के जो कल पुर्जे हैं या जो गाड़ियों के कल पुर्जे हैं उन सभी का निर्माण करता है। भारत में यूनिट है और सभी जगह भेजते हैं, और फोर्ड मोटर भारत की भी नहीं है, बाहर की है। तो वैश्वीकरण के कारण ही ये संभव हो पाया है। तो उसकी ये बातें हमने यहाँ पर देख ली। अब जो दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक करेंसी विनिमय के माध्यम को क्यों स्वीकार की जाती है ना, जबकि उसका कोई अपना उपयोग नहीं है, हमको कारण बताना है। तो देखते हैं आधुनिक करेंसी विनिमय के माध्यम से क्यों स्वीकार की जाती है। विनिमय मतलब बदलाव, जैसे ये मार कर दिया, बोले 10 रुपए का है, हमने 10 ले लिया, तो क्यों स्वीकार की जाती है इसका कारण बताना, जिसका जबकि उस नोट से अगर हम साइन हटा दें, गवर्नर के साइन ना हो, तो उस नोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी कागज की है। तो कारण बताना, आधुनिक मुद्रा का अपना कोई इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी इसका उपयोग विनिमय में किया जाता है, क्योंकि आधुनिक करेंसी को किसी भी देश की सरकार प्राधिकृत करती है। कोई भी देश में जो करेंसी चलती है उस देश की सरकार उसको प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है।
भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब उनको ये इजाजत नहीं दी जाती कि आप ऐसा नहीं तो क्या हो अपनी फोटोकॉपी छाप के प्रिंट करके निकालने लगे, तो ये किसी को इजाजत नहीं दी जाती यहां पर। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसमें भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जाता है। जैसे आप नोट पर देखेंगे ना, फिर से वही कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा कुछ आपको नोट आप खोलकर देखना, उस पर लिखा होता है। 10 के नोट पर भी सब पर लिखा होता है। तो वही है कि 100, जैसे 10 रुपए की कीमत की कोई चीज लेना है तो 10 का नोट हमने दे दिया, तो उसके लिए कोई मना नहीं करेगा। उतनी की कीमत की, आप जितने का नोट दे रहे हैं उतनी कीमत की चीज आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ये भी आपका 3 नंबर का ही प्रश्न होगा, लघु उत्तरीय। औद्योगिकरण की शुरुआती दौर व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्यों? ना, औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में जो व्यापारी हैं वो मशीनों से, ना व्यापारी जो है, यहां पर कॉमा लगा लेना, व्यापारी जो है वो क्या होगा, मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्यों? तो अब इसका हमें जवाब लिखना है। औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, मशीनें महंगी होती थी और उनकी मरम्मत में काफी खर्च लगता था। पहली चीज तो महंगी चीज आसानी से हम खरीदेंगे नहीं, और मरम्मत भी बहुत महंगी है। आविष्कारों या निर्माताओं के दावों, मतलब जिनने मशीन बनाई है या जिनने खोजी है, उनके दावों के विपरीत नई मशीनें बहुत कुशल भी नहीं थी। उस जमाने में श्रमिकों की किल्लत या अधिक पारिश्रमिक जैसी कोई समस्या नहीं थी। श्रमिक कम नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि बहुत वेतन पर काम करने वाले लोग मिलते हों, तो भी लोग मशीनों की तरफ कम गए, कम पसंद किया। मशीनों से बनी चीजें हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तो ये सब कारण थे जिस कारण से क्या हुआ कि व्यापारी लोग शुरुआती दौर में मशीनों को पसंद नहीं कर रहे थे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। राजनीतिक दल के 3 हिस्सों या घटकों की आपको व्याख्या करनी है। यह भी आपका 3 नंबर के अंदर प्रश्न होने वाला है। राजनीतिक दलों के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो 3 घटक कौन से जाएंगे? नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। ये 3 घटक हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के। तो एक एक घटक के बारे में हम देख लेते हैं। नेता वह है जो किसी दल के प्रमुख निर्णयों को लेता है तथा उसका निर्णय पार्टी के लिए सर्वोच्च निर्णय होता है, वो नेता। जैसे हर पार्टी का अपना एक प्रमुख नेता होता है। सक्रिय सदस्य, जो लोग उसमें एक्टिव रहते हैं पार्टी में, वो सक्रिय। किसी भी राजनीतिक दल का एक हिस्सा उसके सक्रिय सदस्य होते हैं जो पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं और एक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं। हमेशा संघर्ष करते हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर पार्टी के लिए काम करते हैं बाद में जाकर, है ना। और देश की बड़ी संवैधानिक संस्था जिसको संसद कहते हैं उसमें जाकर बैठते हैं या विधानसभा में जाकर बैठते हैं। समर्थक, राजनीतिक दल का आखिरी हिस्सा उसके समर्थक होते हैं। समर्थक वे लोग हैं जिनका पार्टी की विचारधारा में पूरा विश्वास होता है, बाकी का जो है सही है, चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कार्य करते हैं, ना। विचारधारा में विश्वास है, बाकी जो है सही है ऐसा कहते हैं और चुनाव में पार्टी की जीत के लिए कार्य करते हैं। एंड टाइम पर ये लोग एक्टिव होते हैं। अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न आपके होने वाले हैं 5-5 नंबर के। ऐसे 2 प्रश्न आप देखेंगे, 10 नंबर का वेटेज हम देखेंगे। अभी हमने 10 नंबर के लघु उत्तरीय पढ़ लिए हैं, है ना। फिर 9 नंबर के हमने 10 नंबर के अति लघु उत्तरीय पढ़ लिए हैं, 9 नंबर के हमने लघु उत्तरीय पढ़ लिए हैं और हम ये 10 नंबर के क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय पढ़ने वाले हैं। तो अब यहां पर देखेंगे भैया कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, कैसे देखेंगे। तो प्रश्न क्या है, दीर्घ उत्तरीय वही आपको 120 शब्द तक अधिकतम लिखना है। लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक दलों के महत्व का वर्णन कीजिए, या इसके अथवा में एक प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। इस कथन को न्याय संगत ठहराना है, ये आपको बताना है क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न को लेते हैं और उसकी बात करते हैं। आप कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि पहला पॉइंट डालेंगे कि अगर राजनीतिक दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा, है ना। कोई भी बड़े बदलाव करने के लिए वादे नहीं कर पाएगा और फिर बदलाव भी नहीं कर पाएगा आगे जाकर। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी, क्योंकि सभी निर्दलीय हैं, वो सबके पर्सनल हितों को, उनके जो निजी स्वार्थ है उनको साधेगा और देश की तरक्की या बड़े बदलाव यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा पॉइंट, निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे।
लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। वही बात करें ना कि वो अपने हितों की बात करेंगे, सिर्फ निजी हित, मतलब हम चुनाव कैसे जीत जाए अगला उसकी बात करेंगे। देश कैसे चलेगा इसके बारे में कोई खास बातचीत यहां पर नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण हम सामने रखकर बात करते हैं कि भाई जो गैर दलीय आधार पर पंचायत राज का जो उदाहरण है उसको हम सामने रखकर भी इस बात को परख सकते हैं। हालांकि चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवार खड़े नहीं करते, लेकिन हमें पता है कि चुनाव के अवसर पर गांव में गांव जो है वो कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपनी उम्मीदवार उतारता है और फिर उनमें लड़ाई होती है, तरक्की नहीं होती। अच्छा तुमने वोट नहीं दिया था, तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुम्हारे यहाँ से सीसी नहीं डलेगी, तुम्हारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो ये समस्याएं अब जो हमारे निजी हित होते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं, उनको हम टारगेट करने लगते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है ना। राजनीतिक दल जो है वो किसके साथ जुड़े हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत है। जो बड़े समाज होंगे वहां पर आपको इसी प्रकार का लोकतंत्र चाहिए जैसा भारत में चल रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व आधारित समाज, है ना। वैसा ही लोकतंत्र आपको यहाँ पर चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर इसकी जो बातें हैं, जो प्रश्न है, ये हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक दलों के महत्व की बात कर ली। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, इसको हमें न्याय संगत ठहराना है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, इस कथन को न्याय संगत ठहराना है। तो ये हम बताएंगे भैया क्या न्याय संगत ठहराना है, जो प्रश्न हमने अभी देखा हुआ था। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में निम्नलिखित कारणों से बेहतर है। लिखते चलेंगे भैया क्या, कैसे बेहतर है, कैसे नहीं है। तो लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। देश के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष बराबर का अधिकार होता है ना। हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबर का अधिकार होता है। प्रतिनिधियों के चुनने में सभी व्यक्तियों को एक समान महत्व मिलता है। मतलब यहाँ पर सामाजिक आधार पर आपको वर्गीकरण ऐसा नहीं कि भाई आप बड़े हैं, आदमी है तो आपको ज्यादा, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये उत्तर हम इसका लिख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लोकतंत्र व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है। व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करके उनकी गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र सभी को एक समान उपचार देता है और महिलाओं का सम्मान करता है। हमारे समाज में वंचित और विभेद करने वाली जातियां हैं, है ना। हमारे यहाँ भी ऐसे समाज, चूंकि ये क्यों कहा गया लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसी जातियां हैं जो वंचित हैं और जाति के आधार पर विभेद भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लोकतंत्र में प्रमुख समस्याओं पर खुली बहस होती है, संसद में होती है ना खुली बहस, जिससे निर्णय लेने की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लोकतंत्र टकरावों को टालने संभालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र में सामाजिक तनावों के कम होने की संभावना है, जो सामाजिक जीवन में शांति प्रदान करते हैं। तो ये लोकतंत्र के क्या है, आपके सभी महत्व आपको देखने को आ रहे थे कि क्या महत्व थे, वो सभी बातें हमने यहां पर देखी हुई थी करके। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार एक युक्ति संगत सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों को नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष, न्याय संगत, है ना, चुनाव के द्वारा लोगों को लोकप्रिय प्रोत्साहन प्रदान करती है। कैसा कैसा, नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा लोगों को लोकप्रिय प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये सभी बातें जो हैं वो आपकी लोकतंत्र के लिए ऐसी हैं, या लोकतंत्र के बारे में जो हमें बातें करनी थी यहाँ पर कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे भिन्न है, वो भिन्नताएं हमने यहाँ इन 4-5 पॉइंटों के अंदर बता दी है। क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, विदेशी व्यापार से उपभोक्ता उत्पादक किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। अथवा अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण की गतिविधियों को कम करना होगा, कथन की पुष्टि उदाहरणों के साथ कीजिए, है ना। अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण की गतिविधियों को कम कर, जो गांव में ले लेते हैं ना साहूकार महाजनों से, वो वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये हमें बताना, तो हम सबसे पहले वाले प्रश्न की बात करेंगे। भाई पहला प्रश्न क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो विदेशी व्यापार से उपभोक्ता और उत्पादक किस प्रकार लाभान्वित होते हैं, उनकी उदाहरण सहित व्याख्या करनी। लिखते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक विदेशी व्यापार से निम्न प्रकार से लाभान्वित होते हैं। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। मतलब अब सामान आप अपने देश से दूसरे देश में भी भेज सकते हैं, बेच सकते हैं, आपको एक ऐसा मौका यहां पर देता है।
उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अनेक देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं की आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। मतलब जो दूसरे देश से कोई चीज आयात हो रही है तो यहाँ के जो खरीदार हैं तो उनके पास विकल्प बढ़ जाएंगे, विकल्प बढ़ेंगे तो गुणवत्ता बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, सस्ता भी होगा और चीज अच्छी भी हो सकती है। व्यापार के खुलने से, है ना, मतलब विदेशी व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरी बाजार आवागमन हो पाता है। वस्तुएं क्या है, एक बाजार से दूसरी बाजार तक जा पाती हैं। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है, क्योंकि अब आपको देखने लगा, आप तुरंत गूगल पर चेक करते हैं कि बोले भैया फ्लिपकार्ट पर तो इतने की मिल रही है, तो अब चीजें क्या हैं, उनके रेट समान होने लगे। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से स्पर्धा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। तो ये जो प्रभाव है कि भाई विदेशी व्यापार से उपभोक्ता और उत्पादक किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं, वो सभी पॉइंट हमने यहां पर देखे हुए हैं। अब अगला जो प्रश्न था इसके अथवा में जो था, वो अथवा वाला था, अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण की गतिविधियों को कम करना होगा, कथन की पुष्टि उदाहरणों के साथ करनी है। अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण गतिविधियों को कम करना होगा क्योंकि, पॉइंट लिखेंगे इसके बाद, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है ना, चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, दोनों जगह अनौपचारिक तरीके से पूरी करते हैं। अनौपचारिक मालिक ऋण पर बहुत ऊंची दर की ब्याज वसूलते हैं, उन पर किसी भी प्रकार की सीमाएं व पाबंदियां नहीं होती, कुछ भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा ना, कई बार 500 के 50,000 हो गए, वो यही होता है अनौपचारिक तरीके से, उनके ब्याज का अलग ही कैलकुलेशन यहां होता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाएगा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। आपने देखा होगा ना, आपने सुना होगा कई बार कि ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं रुकती, वो है ब्याज नहीं रुकता कभी, है ना, सूदखोर का ब्याज नहीं रुकता, समय रुक सकता है लेकिन वो नहीं रुकता। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। इसलिए अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण गतिविधियों को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऋण जाल में व्यक्ति फंसेगा, बेचारे को नुकसान होगा, बहुत समस्याएं पैदा होंगी। तो ये अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण जाल को समाप्त किया जाना चाहिए, वो गतिविधियों को कम किया जाना चाहिए। तो ये बातें भी हमने इसके अंतर्गत देख ली। अब अगला टाइप आता है दा टाइप का, मतलब खंड दा आता है, जिसपे हमें घटना आधारित प्रश्न देखने हैं। 2 घटना आधारित प्रश्न होंगे जो 4 नंबर के होंगे, और इनमें जो प्रश्न आप हल करेंगे वो 3 या 4 जो भी होंगे, हर एक 4 होंगे। ये ऐसे घटना आधारित आपको 2 मिलेंगे। टोटल 8 नंबर का यहां पर कहानी आपकी होने वाली है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं, सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि चीन तरक्की भी ज्यादा कर रहा है, क्योंकि इस्पात की खपत और इस्पात का उत्पादन ये आपकी विकास को सूचित करता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग सकेंद्रित है, मतलब वहीं पर इनका केंद्र ज्यादा देखने को मिलता है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभावना सम्मिलित है। तो ये हमने अपना पूरा केस पढ़ लिया, घटना पढ़ ली। अब हम इसके देखेंगे प्रश्न क्या होने वाले हैं ना। तो इसमें आप देखना थोड़ी सा और बचा हुआ। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव का विकास, मतलब इनकी पूरी संभावना का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। उच्च लागत, कुकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। अब ये जो पूरी केस स्टडी पढ़ ली है, तो इसके आधार पर फिर हमको ये प्रश्न लिखने पड़ेंगे, है ना। इस्पात उद्योग को आर्थिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है।
अब आपको ये प्रश्न लिखने हैं। प्रश्न क्या है? 3 है आपके। पहला प्रश्न क्या कहता है? देश के सभी इस्पात उपक्रम अपने उत्पादन को किसके माध्यम से बेचते हैं? तो आपको पता है सेल के माध्यम से बेचते हैं, तो हमने उत्तर लिख दिया इसका। उत्तर नंबर फर्स्ट डालेंगे, लिखेंगे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। हो गया हमारा, है ना, हमने इसको डन कर दिया, तो ये इसका आंसर आपका हो गया। अब दूसरा क्या है? भारत का लोहा तथा इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में संकेंद्रित है? मतलब कहां ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। दूसरे का लिखेंगे भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। कारण तो आपको पता ही है क्यों है ना। तीसरा प्रश्न क्या था? भारत महत्वपूर्ण उत्पादक होते हुए भी लोहा तथा इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास नहीं कर पाया है, क्यों? ये लिखना है इसमें, क्यों नहीं कर पाया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर 3 लिखकर लिखेंगे भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी अपने लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास नहीं कर पाया है। इसके निम्न कारण है। वो 4 कारण जो अपन ने पैराग्राफ में लिखे थे वो लिख देंगे। उच्च लागत तथा कुकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। ये क्या है? ये इसके प्रमुख कारण हो जाएंगे। तो अगर ये तीनों इस तरीके से हमने लिख दिए, तीसरा वाला थोड़ा सा बड़ा है, बाकी 2 तो एक एक लाइन में खत्म हो रहा है, तो हमारे 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कहीं नहीं कट सकते। अगला घटना आधारित प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है प्रश्न नंबर 12। नीचे दिए गए अनुच्छेद में एक विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देना है। मशीन उद्योगों के युग में पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मीनिया और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते की चीजें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के साथ ऊंटों की पीठ पर, यहां से बने महीन कपड़ों की थान ऊंटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों, है ना, पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था, है ना। तो ये एक पैराग्राफ आया। अब इसके आगे की कुछ बात करते हैं कि भाई ये तो देख लिया क्या है, आगे देखेंगे भाई, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम इसके जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। तो ये बात हो गई कि भाई मुख्य और पूर्व औद्योगिक बंदरगाह जो है वो फलते फूलते समुद्री व्यापार यहां से चलता था बंदरगाहों से। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम, बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी बैंक सक्रिय थे, है ना, व्यापारी और उनके बैंक भी बने हुए थे, वो सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों तक पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, उनको मतलब ये देते थे कि भाई आप बनाओ, और बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे, उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े बड़े जहाजों, है ना, बड़े बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल, है ना, कीमत पर मोल भाव करते थे। उनकी जो भी कीमत है उस पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लिया करते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। इससे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह क्या हो गए, कमजोर पड़ना स्टार्ट हो गए। इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह अब खत्म होने लगा। मतलब जो बैंक और जो व्यापारी लोग पैसा उधार देते थे वो क्या हुआ, खत्म होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था, जो 1740 के दशक तक गिरकर कितना हो गया, 30 लाख रुपए रह जाता है। तो अब ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब आती है प्रश्न की बारी कि हमको प्रश्न पढ़ना है। आप इस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से दिमाग में बैठाएं, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। मशीन उद्योग युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा क्यों था, ये पूछ रहे हैं कि भैया भारत का दबदबा यहां पर बताना है। दूसरा प्रश्न क्या है, निर्यात व्यापार में सौदागरों की भूमिका बतानी है।
और 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा? तो पहले कि भारत का दबदबा क्यों रहा, पहले प्रश्न वो। भारत मशीन उद्योग युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा था। दबदबा इसलिए था कि विश्व के बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, जबकि भारत कैसा कपास पैदा करेगा? तो भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था, जिससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जा रहा था। तो ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निर्यात व्यापार में सौदागरों की भूमिका हमको बतानी है, क्या है? तो निर्यात व्यापार में सौदागर अपना पैसा लगाते थे, बुनकरों से माल तैयार कराकर बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों से मोल भाव करके माल की बिक्री किया करते थे। तो ये क्या हो गई? आपके व्यापार सौदागरों की यहां पर भूमिका हो जाती है। अब तीसरा प्रश्न है कि 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा, ऐसा क्यों? तो 1750 के दशक में यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की। उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी के अधिकार प्राप्त कर लिए। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट गया। पर अगर आप पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे से, तो आपको डायरेक्ट वहां से आंसर मिल जाएगा। सीधे वहां से 3-4 लाइन उठा के आपको यहां लिख देनी है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप उसको जब अच्छे से हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना कि जल्दी पढ़ दिया और एकदम से आगे बढ़ गए, क्या है वो दिमाग में बैठेगा नहीं और आप क्वेश्चन पिक नहीं कर पाएंगे। आराम से पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर पैराग्राफ पर जाएंगे, देखेंगे कहां से, और बस वहां से हम उठाकर सीधा लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आराम से बन जाएगा। अब अगला पार्ट आता है खंड या। इसमें हमें मानचित्र आधारित प्रश्न देखने हैं। ये कुल 3 नंबर का होगा और ये 1+2 के फॉर्मूले पर होगा। मतलब इसके 2 हिस्से होंगे। इसका एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, प्रश्न नंबर 13 का एक पार्ट, और दूसरा होगा 2 नंबर का। 1 नंबर में पूछे जाएंगे इतिहास के और 2 नंबर में पूछे जाएंगे भूगोल के। चलिए देखते हैं एक करके। सबसे पहले क्या है? दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र पर लक्षण ए अंकित है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर पहचान कीजिए और मानचित्र पर खींची गई रेखा पर उसका सही नाम बताइए। वह स्थान जो किसान सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ना, ये आपको बताना है। वह स्थान जो किसान सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट कर दिया गया है। क्या है? किसान सत्याग्रह कहां हुआ था? खेड़ा। कहां किया था गांधी जी ने? बस हो गया अपना काम, खेड़ा। अब अगले पाठ की तरफ 1 नंबर यहां से मिल गया। अब चलते हैं अगले पाठ की तरफ। तो अगला पाठ क्या कहता है? भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर नीचे दिए गए वाक्यों में किन्हीं 3 को उचित चिन्हों की सहायता से अंकित करना है ना। किन्हीं 3 नहीं आएगा, किन्हीं 2 आएगा यहां पर, है ना। किन्हीं 2 को, है ना, किन्हीं 2 को उचित चिन्हों की सहायता से अंकित करना है, क्योंकि एक तो ये अथवा में हो गया और एक ये हो गया, तो 2 आपको अंकित करना है। पहला क्या है? मयूरभंज लौह अयस्क की खान है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और कोयंबटूर सूती कपड़े का उद्योग है। इन तीनों को आपको मैप के ऊपर बहुत आसानी से अंकित करना है। सबसे पहले देखते हैं मयूरभंज। मयूरभंज कहां जाएगा? तो ये आप देखेंगे, आप उड़ीसा में देख पा रहे हैं। ये हो गया आपका क्या? मयूरभंज, और बस डैश करके लिख देंगे लौह अयस्क खान, है ना। कंप्लीट। दूसरा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? हैदराबाद में, तो ये लिख देंगे यहां पर। अच्छा, आपको ये निशान लगे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले सर ये तो लिखना, आपको ये पता करना है कि हैदराबाद ये है ना। तो यहां पर फिर आप ऐसे पॉइंट बनाएंगे, ऐसा पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट बनाकर एरो डालकर ऐसा .2 लिखेंगे और लिख देंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। यहां पर लिख देंगे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। फिर तीसरा है कोयंबटूर। तो कोयंबटूर कहां है? तो कोयंबटूर आपका तमिलनाडु के अंदर है। तो ये तमिलनाडु के अंदर यहां पर है। तो ऐसे पॉइंट बनाएंगे कि तमिलनाडु पर है, एरो बनाएंगे, तीसरे नंबर का पॉइंट डालेंगे जो भी आप बना रहे हैं, और लिख देंगे कोयंबटूर। कोयंबटूर सूती कपड़ा उद्योग, है ना। आपको जगह पहचाननी पड़ेगी, निशान लगा नहीं मिलेगा वहां पर। अगर निशान लगा मिलेगा तो वो जगह नहीं बताएंगे,
निशान लगा देंगे और बोलेंगे निशान इन जगहों को भरो, जैसे हिस्ट्री में पूछ रहे थे। तो आपको यहाँ पर जगह पहचाननी पड़ेगी, कहाँ पर मयूरभंज है, कहाँ पर राजीव गांधी है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और कहाँ पर कोयम्बटूर है। तो जगह आपको पहचाननी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से पूरे मैप को भर देते हैं तो आपके फिर से पूरे नंबर तैयार हो गए। तो आपको यहाँ मैप के माध्यम से 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे, एक इतिहास वाले पोर्शन से और दूसरा भूगोल वाले पोर्शन से। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप क्या करेंगे, कॉपी पर लेंगे, कॉपी से फिर से दोबारा से इसको लिखेंगे और अपनी तैयारी कोई कमी रह रही है तो उसको देखेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। यह वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में खूब शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके, और कमेंट भी करें, कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।